Good evening. I'm Priyanka, your UGC NET Paper 1 faculty. How are you all? कैसे हैं आप सभी? ज्वाइन हो जाइए सभी क्लास में टाइमली प्लीज. गुड इवनिंग सभी को. गुड इवनिंग रितु राजी. पीडीएफ मिल गई आपको? हाँ, कल मैंने चेक किया था, इंग्लिश में सच में नहीं था अपलोड पीडीएफ. बाकी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल में तो है पीडीएफ, बट इंग्लिश में नहीं थी. कल ही अपलोड किया है. पता नहीं क्यों आपके कोर्स में ही ऐसा होता है. वैसे मैं अपनी तरफ से तो पीडीएफ अपलोड कर लेती हूँ. लिटिल बिट ठीक हूँ थोड़ा, बट प्रॉपर भी नहीं हूँ ठीक. पूजा जी. यस मैम मिल गई. हाँ जी, आपके कोर्स में ही मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है. मेरी तरफ से तो अपलोड हो जाता है, बट मे बी एरर हो जाता है कुछ ना, क्योंकि जब भी हम पीडीएफ अपलोड करते हैं ना तो बीच बीच में वो एरर भी बताता है. 30 कोर्स में पीडीएफ अपलोड करनी होती है. आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव क्लास आपका कर रही हूँ. चंपा कुमारी जी. ओके, नहीं तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो मेरी, समझ आ जाता है आपको रिकॉर्डेड क्लास में. चंपा जी रिकॉर्डेड देखते हो आप क्या? तबीयत कैसी है आपकी? ऐसे ही है अभी तो फिलहाल, मतलब ज्यादा अच्छी भी नहीं है, ज्यादा बुरी भी नहीं है, मीडियम सी है. मैं रिकॉर्डेड क्लास देख रही थी. ओके, तो समझ आ रहे थे टॉपिक आपको? इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम. ओके जी, समझ आ रहे थे टॉपिक? कोई डाउट किसी का तो पूछ लो अभी प्लीज, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हम करने वाले टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. जैसे कि कल हमने टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव किया था. क्वालिटेटिव के 2 टाइप रहे हमारे, वो हम कर लेंगे अभी, ठीक है. उसके बाद टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव. तबीयत तो ऐसी ही है अभी, खास नहीं है. ओके ओके, हाँ मैम समझ आ जाता है. ठीक है मैम, यस्टरडे वाली पीडीएफ मुझे नहीं मिली. यस्टरडे वाली पूजा जी आपका क्या है? आपका सेकंड कोर्स है. पॉलिटिकल मैंने चेक कर लिया, हिस्ट्री चेक कर लिया, इकोनॉमिक्स चेक कर लिया, सब में पीडीएफ अपलोडेड है. हाँ, हिंदी इंग्लिश में नहीं थी तो फिर वो मैंने बता दिया था. आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है मैम. अच्छा जी, थैंक यू जी. वेट, फोन पे मैं कनेक्ट कर लूँ अभी. इंग्लिश में नहीं है. है इंग्लिश में पूजा जी, इंग्लिश में है. इंग्लिश के मैंने सारे कोर्स में अपलोड कर दिया है. इवन जो रितु राज है, इनका भी इंग्लिश ही है सेकेंड पेपर. आप प्लीज ढंग से चेक करो. कंटेंट में जाओ, कंटेंट के बाद आप उसमें जाओ, कोर्स में जाओ. कोर्स के बाद दिसंबर वाले में पेपर 1 में, और वहां पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ. ओके. हेमा गुप्ता जी, थैंक यू जी, थैंक यू. है इंग्लिश में. आपकी हेल्थ कैसी है मैम? लिटिल बिट ठीक है, खास नहीं है, पर चलो ठीक है. करें फिर क्लास स्टार्ट आज? ओके मैम, चेक इट. हाँ, एक बार चेक कर लो पूजा जी आप. ओके, फोन में कनेक्ट कर लूँ क्लास आपकी. इस यूनिट की एक ही पीडीएफ आई है ना अभी तक? हाँ जी हाँ जी जोया जी, एक ही आई है. बाकी आज, हाँ आज मैं कर दूंगी आप लोगों को ना टाइप्स ऑफ क्वाली एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की पीडीएफ अपलोड शाम तक. तबीयत की वजह से ना अभी हो भी नहीं पा रहा इतना जल्दी जल्दी, बट फिर भी मैं कर दूंगी अपनी तरफ से. फिर आज मिल जाएगी. हाँ वेट करिए 1 मिनट, फोन पे कनेक्ट नहीं हो रही क्लास ना आपकी, मैं मैसेज नहीं देख पाऊंगी आपके. कल क्लास है. कल का जीतू सर से मैंने बात तो की है कल क्लास के लिए. अभी और एक बार पूछ लूंगी सर से. तो अगर कल क्लास हुई तो क्लास के बाद शेड्यूल अपलोड हो जाएगा, ठीक है. और अगर कल क्लास हुई तो कल मेथड ऑफ रिसर्च करेंगे हम. देखते हैं बाकी क्या करेंगे. कनेक्टेड हो गया है, सर्च करेंगे हम. ठीक है, देखते हैं बाकी क्या. ओके ठीक है, करते क्लास को स्टार्ट. प्लीज सभी थम्स अप दे दो. किसी का कोई डाउट है तो बताओ आप लोग एक बार. 1 मिनट. समझ नहीं आ रही, क्लास हो रही है. ओके जी.
ये हमारा कल हो गया था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है आपके पास? फोन पे तो मेरा चल नहीं रहा है यहाँ पे। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रहा है। वरना टेक केयर ऑफ लिस्ट। ऑल क्लियर है मैम। फोन पे अच्छा, हाँ ठीक है चल पड़ा। ओके, तो बताओ क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है, जल्दी से रिप्लाई करो सभी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और जो करेक्टरिस्टिक्स बताया है वो ही बताना है एग्जैक्टली। क्वाली के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है और क्वांटी के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, विद करेक्टरिस्टिक्स बताओगे, चाहे एक बताओ दो बताओ, बट बताओ दोनों में कि क्वाली में क्या आएगा, क्वांटी में क्या आएगा। क्वाली के साथ उसके करेक्टरिस्टिक लिखना, फिर चाहे आप हाफ ही लिखो, क्वांटी के साथ भी उसके करेक्टरिस्टिक लिखना। फास्ट रिप्लाई करो सभी। अगर आपको क्वाली और क्वांटी क्लियर है उसके बाद ही हमारा जो इसके टाइप्स है तभी आप क्लियर कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी और आपकी क्वांटिटेटिव कौन सी है। रिप्लाई करिए सभी प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग मधु जी, शिवांगी गुड इवनिंग जी। मैसेज शो नहीं हो रहे मुझे आपके यहाँ पे। क्वाली में गुण होते, ठीक है, लाइक फीलिंग इमोशन, ठीक है। क्वाली अनस्ट्रक्चर्ड, हाँ इंडक्टिव, ये वाले करेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रही थी। वैसे मैम एक बार इंडक्टिव डिडक्टिव आसान शब्दों में बता दीजिए। ये इंडक्टिव डिडक्टिव पे पूरा लेक्चर है, ठीक है, उस पर टाइप्स भी बताऊंगी आपको, इंडक्टिव डिडक्टिव और पूरा लेक्चर है ये। क्लियर है? तो वो तभी बता देंगे आपको। अभी क्वाली और क्वांटी का बताओ आप। इंडक्टिव वो होता है ना कि जब थ्योरी नहीं बनी है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। क्लियर है? डिडक्टिव होता है कि जब थ्योरी बन चुकी है, फिर उसके बाद जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके मैथ्स के फॉर्मूले वो ऑलरेडी बने हुए, किसी ने बनाए हुए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, बट फॉर्मूले तो हम वही यूज करेंगे। इंडक्टिव होगा जब आपकी खुद की थिंकिंग, खुद के ओपिनियन होने वाले हैं, और जब वो ओपिनियन और आपकी थिंकिंग एक्सेप्टेबल होगी, जनरलाइजेशन हो जाएगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाएगी, और हाँ आप थ्योरी आपकी वो बन गई, ठीक है, वो थ्योरी मायने रखती है, वो थ्योरी बन गई, फिर वो इंडक्टिव से जाके डिडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इंडक्टिव सिंपल आपका ये रहता है इंडक्टिव आपका सिंपली ये रहता है कि आप अभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अभी आप सोच रहे हो, अभी आप थ्योरी बना रहे हो, बट थ्योरी बनी नहीं है, वो हो जाएगा आपका इंडक्टिव में। ठीक है जी। क्वाली नॉन न्यूमेरिक, हाँ, और ओरल, ओरल हिस्ट्री, केस स्टडी, डीप स्टडी, वेरी गुड। ठीक है जी। ये भी क्वांटिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव में तो कोई फीलिंग नहीं आएगी सृष्टि जी, क्वांटिटेटिव में तो कोई फीलिंग नहीं आएगी। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, डिडक्टिव भी हो जाएगा, न्यूमेरिक मैथमेटिक्स सब कुछ, ग्राफ भी होगा क्वांटिटेटिव में, ठीक है, टेबल एंड ग्राफ का यूज होगा, बट क्वालिटेटिव में टेबल एंड ग्राफ का यूज नहीं होगा, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते ना एक्चुअली कौन कितना ज्यादा खुश है, कौन कितना ज्यादा दुखी है, मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव, क्वांटी, स्ट्रक्चर, डिडक्टिव, हाइपोथेसिस, न्यूमेरिकल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, अगर मेकिंग की बात आएगी तो कहीं ना कहीं क्वाली में आ जाएगा, बट टेस्ट करना है ना जब, हाँ एक लैब में जाकर टेस्ट होना है जब, तो मीन्स क्वांटी में आ जाएगा। ओके जी, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट। ओके, ये हो गया था हमारा एंथनो। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, एंथनो किसका, किसकी स्टडी है, किस पे रिसर्च करनी है, पीपल, कम्युनिटी पे, कल्चर पर। पीपल, कल्चर, कम्युनिटी पर। ओरल हिस्ट्री की बात करें हम तो टेस्ट मनी हो जाएगी, और केस स्टडी पे बात करें तो डेप्थ, आपका डेप्थ इंफॉर्मेशन हो जाएगी, डीप में स्टडी करना। फिनोमेनोलॉजिकल की बात करें तो पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर मीन्स एक किसी मतलब कि किसी सिचुएशन में एक पर्सन, अलग अलग पर्सन के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंसेस रहेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल तो दिया था इसका कोविड-19, ठीक है, कि अलग अलग पर्सन के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे कोविड-19 में। ग्राउंडेड थ्योरी आपकी जीरो से स्टार्ट होगी, यहाँ से बताया था स्क्रैच से स्टार्ट होगी, और ये बेस बनेगा आपकी थ्योरी के लिए, ठीक है, इससे थ्योरी डेवलप होगी आने वाले टाइम में। सारी इन्फॉर्मेशन मतलब आप जीरो से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, और जो आप थ्योरी बना रहे हो उसके लिए ये बेस बन जाएगा। नरेटिव हो जाएगी स्टोरीज,
और हिस्टोरिकल तो पता ही आपको, पास्ट की इंफॉर्मेशन हो जाएगी, पास्ट इंफॉर्मेशन की डीप स्टडी। फोकस ग्रुप हो जाएगा वही, जैसे कल आपको एग्जांपल दिया था कि 6 to 10 स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पे आप फोकस कर रहे हो, या फिर टॉपिक पे आप फोकस कर रहे हो, सिर्फ आपका जो रिसर्च एरिया वो स्मॉल है। ठीक है, रिसर्च एरिया है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, सिर्फ आप फोकस कर रहे हो किसी एक टॉपिक पे, पर्टिकुलर पर्सन पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर। ठीक है, स्मॉल है। रिकॉर्ड कीपिंग अभी पढ़ेंगे हम, और प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? किसी का कोई डाउट? हाँ, किसी एक चीज पर एक बार फोकस, मतलब स्मॉल ग्रुप बोलेंगे हम, सिंपल। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो स्मॉल ग्रुप। ओके जी। वैसे क्वेश्चन के साथ मैंने बोला है बहुत बार, अगर आपको क्वेश्चन ढंग से समझ आ गए ना, तो क्वेश्चंस में ही मैक्सिमम आंसर छिपे होते हैं, मैक्सिमम आंसर आपके क्वेश्चन में छिपे होते हैं। क्लियर है मैम? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे नेक्स्ट। वॉइस डबल जा रही है ना यहाँ मैम। फोकस ग्रुप में 6 to 10 फिर से मीन 6 to 10 का मतलब है कि स्मॉल ग्रुप की बात हो रही है। ये 6 से 10 पीपल होंगे, या 6 से 10 आपका टॉपिक हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल ग्रुप। ठीक है, क्वांटी क्वाली, यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। सिर्फ 6 से 10 लोगों का ही मैं एक्सपीरियंसेस पूछूंगी, या उनसे बातचीत करूंगी, या फिर उन्हीं पे ही फोकस करूंगी। फ्रॉम योर टारगेट मार्केट। ठीक है, रिस्पोंडेंट का मतलब होता है कि जिससे हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, या जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। 6 से 10 पूछा गया है ये एग्जाम में भी। और सबसे बेटर अगर देखा जाए तो टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, फोकस ग्रुप। मैम क्वालिटेटिव शॉर्ट समझा दो। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि जब आप मेजर नहीं कर सकते हो प्रॉपर वे में, मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड है, नॉन न्यूमेरिक है, इंडक्टिव नेचर है, आप लोगों का ओपन एंड क्वेश्चन है, आपकी ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, आपके ओपिनियंस यहाँ पर यूज होने वाले हैं। बट ये नहीं हम मान सकते कि जो आपने ऑब्जर्वेशन किया वो 101% आपकी सही ऑब्जर्वेशन है। जो आपकी ओपिनियन है, जो फीलिंग्स है, ये नहीं बोल सकते कि 101% आपकी वो ट्रू होने वाली है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम किसी को प्रॉपर वे में, मीन्स इसमें ये होता है क्वाली में कि पूरी तरह से ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, हम प्रॉपर वे में मेजरमेंट नहीं कर सकते। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया था हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस अगर आपने किसी की चेक करनी है, क्लियर है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन न्यूमेरिक हो जाएगी, और इसको टेबल और ग्राफ में भी शो नहीं कर सकते। अब हैप्पीनेस किसी की चेक करनी है तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि यार ये 1 नंबर खुश है, ये 2 नंबर खुश है, ये 3 नंबर खुश है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ वेरी हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, इस तरह से बोल सकते हो आप, गुड बैड करके। या किसी के बिहेवियर को हमने मेजरमेंट करनी है तो हम ये बोलेंगे गुड बैड, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे हम, या एवरेज। ऐसे तो नहीं बोल सकते इसका बिहेवियर 10% अच्छा है, उसका बिहेवियर 20% अच्छा है, थर्ड पर्सन का बिहेवियर 30% अच्छा है। नहीं बोल सकते इस तरह से। मीन्स जिसको हम प्रॉपर वे में मेजर नहीं कर सकते वो आपका क्वाली में चला जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा क्वाली। और वहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और क्वांटी तो फिर आपकी पूरी तरह से डिडक्टिव नेचर है, न्यूमेरिक है, मीन्स कि आप मेजर कर सकते हो, टेबल एंड ग्राफ सब कुछ। ओके जी, टेस्ट कर सकते हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो सकती है आपकी। हाँ, स्मॉल ग्रुप के लिए ना ये 6 to 10 नंबर है, फिक्स है ये 6 to 10 नंबर। पर ये फैक्ट नहीं है कि 6 to 10 ही होगा, बस ये है कि एक बार सिर्फ एग्जाम में पूछा गया था 6 to 10 स्मॉल ग्रुप के लिए ये यूज होगा। बट फैक्ट नहीं है कि इतना ही होगा, 6 to 10 फिक्स नहीं है। ओके, ओके मैम, समझ गए, ठीक है, गुड। अब देखो फोकस ग्रुप हमारा हो गया। रिकॉर्ड कीपिंग। अब रिकॉर्ड कीपिंग से क्या समझेंगे हम, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। जिस टाइम बिल जमा होते थे ना, बिल वगैरह जमा होते थे जिस टाइम, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ऐसे होते होंगे कि उन्होंने बिजली के बिल रखे होते थे 3 3 4 4 महीने पुराने भी, वो अलमीराज में मिलते थे। इवन देन मेरी फैमिली में भी ऐसा होता था, मेरे पापा तो 1 1 साल पुराने बिल भी रखते थे। अब रिकॉर्ड कीपिंग में अगर हम रिसर्च की बात करें, ये सिर्फ आपको एक निमोनिक था आपको समझाने के लिए कि रिकॉर्ड कीपिंग का क्या मतलब है। अब मान लो मैं किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ,
फॉर एग्जाम्पल मैं रूरल एरिया पे रिसर्च कर रही हूँ, वही हमारा रूरल एरिया रहेगा। क्लियर है। अब रूरल एरिया के बारे में कुछ ऐसे तथ्य होंगे, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो रिकॉर्ड रखी होगी, मीन्स की जो पहले से जो डाटा है वो कलेक्ट करके रखा होगा और उसकी एक फाइल बनी होगी। ठीक है, उसकी एक फाइल बनी होगी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर जिसमें, मान लो मैं अगर शिमला में रूरल एरिया पे रिसर्च कर रही हूँ, तो उसकी एक पर्टिकुलर फाइल है, पर्टिकुलर डाटा है जो ऑलरेडी रखा हुआ है। क्या करके रखा है? रिकॉर्ड करके रखा है। हम बोलते ना कि तेरा तो पूरा बायोडाटा मेरे पास रिकॉर्ड है। अब देखते हैं क्या करता है तू, मतलब बोलते हैं ना ऐसा कि तेरा तो पूरा बायोडाटा मेरे पास रिकॉर्ड है कि तू बचपन से लेकर अभी तक कैसा था या कैसी थी। क्लियर है। तो रिकॉर्ड करके रखना। तो ये रिकॉर्ड किया होता है किस तरह से? जैसे कि फाइल्स में रिकॉर्ड हो सकता है, कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड हो सकता है। तो वहां से हम डाटा को लेते हैं, वहां से हम डाटा को लेते हैं और वो डाटा हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाती है हमारी रिसर्च एरिया को और ज्यादा मीन्स बेहतर बनाने के लिए। बैकग्राउंड रिकॉर्ड्स, हाँ जी, प्री एग्जिस्टिंग। अब देखो कीवर्ड कौन से रहने वाले यहाँ पे? As the data source, this approach makes the use of pre-existing credible documents. अब यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? डॉक्यूमेंट्स की। क्लियर है। एंड कंपेरेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए अंडरलाइन करती हूँ मैं। जो मैं अंडरलाइन करती हूँ इट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट और वो कीवर्ड का रोल प्ले करेंगे। और यही वर्ड ऐसे हैं जो आपको आंसर चूज करने के लिए मदद करेगा। आपका जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं ना, तो यही कीवर्ड ऐसे होंगे जो आपके आंसर चूज करने के लिए मदद करेंगे। नरेटिव का कीवर्ड स्टोरीज आ गया, और फोकस ग्रुप का कीवर्ड आपका स्मॉल ग्रुप आ गया। एंथनोग्राफी का कीवर्ड आपका पीपल कम्युनिटी पे स्टडी करना आ गया। क्लियर है। हिस्टोरिकल का कीवर्ड आपका पास्ट इवेंट हो गया, और आपका केस स्टडी का कीवर्ड आपका डीप स्टडी हो गया। ठीक है, तो ये कीवर्ड है जो आपकी हेल्प करेंगे आपको आंसर को चूज करने के लिए। ओके, तो इन कीवर्ड पे भी प्लीज ध्यान देना है जब भी पढ़ाई करते हो, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि एग्जाम में हम इतनी सारी चीजें पढ़ के जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे कि पढ़ा तो सब कुछ था, फिर वहां पे वो क्या होता है ना, खिचड़ी सी पक जाती है सारी, एक जैसा लगते हैं सारे आंसर भी एक जैसे लगते हैं, क्वेश्चन भी एक जैसे लगते हैं। इतना पता होता है पढ़ा सब कुछ है पर आंसर देने लायक नहीं होते कि अब किसका आंसर क्या दे। इसलिए ये हेल्प करते हैं। मेरा तो यही फंडा है कि मैं कीवर्ड को हमेशा माइंड में रखती हूँ, और सम टाइम अगर मुझे कंफ्यूजन भी हो तो कीवर्ड से मेरा क्लेरिफाई हो जाती है वो कंफ्यूजन्स। ओके जी। रिकॉर्ड कीपिंग प्री एग्जिस्टिंग क्रेडिबल डॉक्यूमेंट एंड कंपेरेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट एक और चीज याद रखना, कीवर्ड भी उनके लिए ही हेल्पफुल होगा जिनको कंसेप्ट क्लेरिफाई होगा पूरी तरह से, नहीं तो फिर कीवर्ड भी हेल्पफुल नहीं रहने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल रहता है कंसेप्ट क्लेरिफाई करना, सेकंड रहता है कीवर्ड पहचानना। और कीवर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। तो देखो माइंड है, इतना ज्यादा चीजें, कई बार ऐसा होता है चीजें आते हुए भी गलत कर जाते हैं, वो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। क्लियर है। तो कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्लियर होना चाहिए, आफ्टर दैट आप कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या निमोनिक लगाओगे, क्या कीवर्ड लगाओगे, फिर तो फंसोगे। मीन्स की इसको बोला जाता है एक तरह से एजुकेटेड गैस। ओके जी। हाँ, वो इसी तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, सेकंड थिंग उनके कीवर्ड लगे होते हैं, जिस वजह से वो क्या होता है कि उन्होंने इतने सारे टॉपिक, अब सपोज मान लो मैं भी अपनी बात बताऊं, इतने सारे टॉपिक पढ़े हैं, तो फिर आंसर देना कैसे कैपेबल हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें तो माइंड में है। ठीक है, बट अब जब क्वेश्चन सामने आएगा तो ये तो पता है कि ये पढ़ा है, बट वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, फिर इसलिए कीवर्ड का यूज किया जाता है। एजुकेटेड वर्ड। ओके। जैसे तुक्का बोलते हैं ना कि तुक्का लगाया, तो उसको तुक्का लगा, एक होता है तुक्का लगाना वो बिना पढ़े लिखे, एक होता है आपका ऐसे वाला तुक्का, एजुकेटेड गैस उसको बोला जाता है कि आप पढ़े लिखे हो, आपको सारी चीजें आती है, बट आपका एक एजुकेटेड गैस है कि हाँ आपको समझ तो आता है, सारा कंसेप्ट क्लियर है, बस आपने कीवर्ड लगाया वहां पे। क्लियर है। गुड। अब देखो हिंदी में देखो देखो रिकॉर्ड रखना डेटा स्रोत के रूप में, यह दृष्टिकोण पहले से मौजूद विश्वसनीय दस्तावेजों और सूचना के तुलनीय स्रोतों का उपयोग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दस्तावेज जो रखे होते हैं, डॉक्यूमेंट प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो रखे हुए डॉक्यूमेंट्स है, वहां से हम डाटा को लेते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए एक सोर्स बन जाता है। ठीक है, मीन्स हमारी जो रिसर्च है उसके लिए बेहतर बन जाता है रिकॉर्ड कीपिंग, और ये सभी करते हैं। अगर हम लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो पहले डाटा रखे होंगे या पहले जिन्होंने रिसर्च की होगी, ठीक है, तो उनका एक डाटा होता है ऑलरेडी पड़ा हुआ, तो हम उस डाटा को उठाते हैं, फिर हम उस डाटा को पढ़ते हैं कि हाँ इन्होंने क्या क्या बातें बोली, क्या क्या इन्होंने कहा, तो वो हमारी रिसर्च के लिए एक सोर्स बन जाता है इन्फॉर्मेशन का। क्लियर है। इस जानकारी का उपयोग भविष्य के अध्ययन में किया जाता है।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्लियर, सेकंड कीवर्ड, बट उल्टा नहीं करना है सिस्टमेटिक तरीके से, पहले लगाया कीवर्ड फिर करा कंसेप्ट क्लैरिटी, नहीं, गलत हो जाएगा इस तरह से। ज्यादा आंसर्स में से सही आंसर माइंड से निकलना मुश्किल होता है एग्जाम में, हाँ जी, इसीलिए कीवर्ड का यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा आंसर होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं और पढ़ा सब कुछ होता है, नो डाउट। मैं नहीं बोलती कि आपने नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं आता, बट अगर आपको कीवर्ड लगाने नहीं आ रहे, आपको एजुकेटर गैस लगाना नहीं आ रहा, तो फिर गए फिर आप। गुड। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब आपका सिंपल देखोगे, साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग। अब क्या हुआ कि आपने ना रिकॉर्ड कीपिंग, आपने कुछ नहीं, आपने करनी है रिसर्च रूरल एरिया पे। आप हो गए जी खड़े मार्केट में, क्लियर है, आपने किसी से कोई बातचीत नहीं करी, ये हो आप, इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोली आपने, ठीक है। अब जैसी भी ड्राइंग एडजस्ट कर लो यार, जैसा भी है, ठीक है। ये आईज ही रखूंगी मैं, ठीक है। और यहाँ पे चल रहे हैं लोग, ठीक है, शहर के लोग और गांव के लोग, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं सब मिक्स, मतलब सब चल रहे हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ, आपने किसी से कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं, क्लियर है, आप सिर्फ देख रहे हो और आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी के ड्रेसअप को देख के कि ये बंदा मुझे गांव का लग रहा है, ये गांव का हो सकता है, क्योंकि हमने रूरल एरिया पे रिसर्च करनी है। किसी के कपड़ों को देख के आपको लग रहा है कि ये शहर का हो सकता है, मीन्स इसका हाव भाव जो बता रहा है ये शहर का व्यक्ति हो सकता है, ये गाँव का व्यक्ति हो सकता है, क्लियर है। तो बस आपने सिर्फ यही ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, आपने किसी से कोई बातचीत नहीं की, टेस्ट, टच और हियरिंग, स्मेल, इन सारी चीजों से आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ, जैसे मान लो अब गाँव जाते हो ना, तो गाँव में कहीं ना कहीं एक गाँव की स्मेल, मतलब जो भी है, ठीक है, वो रहता ही है, क्योंकि गाँव के लोग खेतों में काम करेंगे और काफी जगहों में। अब आप शहर में आओगे तो वहां पे तो आपको परफ्यूम ही परफ्यूम मिलेंगे, ठीक है। और कईयों ने तो इतने बेकार परफ्यूम लगाए होते हैं ना, सीरियसली मन करता है कि ये लोग परफ्यूम लगाते ही क्यों है, ऐसे ही आ जाओ भाई। खासकर तो बसों में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे तो बहुत ज्यादा एलर्जी है परफ्यूम से, जो हार्ड परफ्यूम लगाते हैं। हाव भाव को देखकर पहचाना, हाँ। बट अब एक चीज और याद रखना, क्यों है ये क्वालिटेटिव में, क्योंकि 100% श्योर नहीं है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन की है वो सही है। हो सकता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, मीन्स 100% नॉट श्योर कि योर ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एवरी टाइम, ठीक है। हो सकता है कि गलत भी हो सकती है, इसलिए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन जब भी आएगा, ऑब्जर्वेशन आपका क्वाली में आएगा, ये क्वांटी में नहीं आएगा, क्योंकि क्वांटी में तो आपका कहीं ना कहीं 100% श्योर होना कंपलसरी है, क्योंकि वो डिडक्टिव नेचर को बता रहा है, वो स्ट्रक्चर को बता रहा है, वो फॉर्मल को बता रहा है। क्वांटी, क्वांटी में तो आपका फिर मतलब 100% जब आपको लगता है कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बात कर रहा हूँ या मैं जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ वो 100% सही है। क्वांटी वाले तो ये बोलते हैं भाई, क्वाली वाले बोलते चलो कोई नहीं, चलेगा, देखेंगे तुम्हारी ऑब्जर्वेशन चलती है कि नहीं चलती है, करेंगे, चेक करेंगे आने वाले टाइम में, क्लियर है। मोहम्मद जी क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन्स, हाँ जी 5 भी है, देखो ऑर्गन सेंसरी आपके 6 भी और अभी 7 भी हो चुके हैं, ओके। ब्लैक कोबरा परफ्यूम, ओ माय गॉड, ब्लैक कोबरा परफ्यूम तो रियली मतलब बहुत बेकार, बहुत बेकार। हाउ भाव, ठीक है, ठीक है, ओके। आज लगाओ 10 दिनों तक चले पूरा क्या है, शाहकार, सहकार महके, बहुत बेकार। हाँ जी। अब देखो, अब आता है क्वाली, सबको क्लियर है, यस या नो, क्वालिटेटिव क्लियर है सभी को, यस या नो, हाँ जी बोलिए। सब मुस्कुरा रहे हैं, कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा है, किसी की मुस्कुराहट सामने नजर आ रही है, क्योंकि एक्चुअली ये सबके साथ हुआ है परफ्यूम वाला, मुझे तो नहीं लगता कि हाँ कोई होगा ऐसा जिसके साथ नहीं हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, बिकॉज मुझे तो है ही सच में परफ्यूम से थोड़ा मीन्स लाइट हो परफ्यूम की फ्रेगनेंस वो सही है, बट जो हार्ड लगाते हैं ना, ऐसे लगता है भाई दूर चला जा, बस दूर जाके खड़ा रहना, सामने मत आना। मैं सोच रही हूँ कि इतना पढ़ रही हूँ और अगर एग्जाम वाले दिन अर्थक्वेक आ गया तो, इतनी अच्छी सोच क्यों है मिस अफरीन जी आपकी, मतलब एग्जाम वाले दिन ही अर्थक्वेक आना है आपके लिए, है ना, उससे पहले कुछ नहीं होगा। जब आप खाना खाओगे फिर कोई अर्थ क्यों नहीं आएगा, जब आप तैयार होगे फिर कोई अर्थ क्यों नहीं आएगा, आपको कि घूमने जाना है, आपको मैरिज में जाना है, आपको एंजॉय करना है, फिर कोई अर्थ क्यों नहीं आएगा। अर्थ क्यों आना है सिर्फ एग्जाम वाले दिन ही, ये मानना है आपका। बाकी आप जिंदगी में सब कुछ करो, कुछ नहीं होने वाला, कोई तूफान कोई आंधी नहीं चलेगी, सिर्फ उसी दिन कुछ होना है जिस दिन आपका एग्जाम होगा। बी पॉजिटिव, ओके। क्वालिटेटिव सबको क्लियर है, यस या नो,
अब देखो क्वांटी, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन न्यूमेरिक, लिखते जाओ साथ साथ में अभी। मैथमेटिकल, टेबल एंड ग्राफ यूज होने वाला है। और क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल नेचर, डिडक्टिव नेचर। और कुछ रह गया? प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। सैम्पलिंग का एक है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, वो भी बताता है इसको, इंडक्टिव और डिडक्टिव को। रैंडम, प्रोबेबिलिटी, ये भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव, वेरी गुड। एक्सपेरिमेंटल, वेरी गुड। और हाँ, एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्ट करना। ठीक है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। जनरलाइजेशन भी यहाँ पर होगा जी, जनरलाइजेशन भी आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। मिस प्रिया, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है। ओके जी। मैम रिसर्च की कितनी क्लास होगी? सेकंड क्लास है कि थर्ड क्लास है आज हमारी? थर्ड क्लास है, मे बी थर्ड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना कहाँ पे मिलेगी, लाइव क्लास में जाकर, और ऐसा डब्बा सा बना होगा REC, वहां पर आ जाएगा। ओके। अब देखो, क्वांटिटेटिव मेथड डील विद नंबर्स, क्लियर है। अब नंबर्स न्यूमेरिक में क्या आएगा? नंबर्स आएंगे ऑब्वियसली। मैथमेटिक्स में क्या आएगा? नंबर्स आएंगे ऑब्वियसली। अब नंबर ना देकर अगर ये आपको फंसाना चाहे तो क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक। मीन्स पर्यायवाची यूज करेंगे, सिनोनिमस यूज करेंगे, मैथमेटिक्स बोल देंगे, क्लियर है। एंड मेजरेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेजर किया जा सकता है। और जो आपका क्वालिटेटिव है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। और कैसे याद रखोगे? मैम यहाँ पे कौन आया मेरे सामने अभी? मोहम्मद जी। मैम मोहम्मद जी का जो बिहेवियर है ना, कांट मेजरेबल, हम मेजर नहीं कर सकते। इनकी हैप्पीनेस, इनकी सैडनेस हम मेजर नहीं कर सकते, इनकी फीलिंग, इनके इमोशंस हम मेजर नहीं कर सकते, क्लियर है। ओके जी। क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल, स्ट्रक्चर, टेबल ग्राफ, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिक्स्ड, पॉजिटिविस्ट अप्रोच, मेजरमेंट्स, ऑब्जेक्टिविटी, वेरी गुड। हाँ, पॉजिटिविज्म भी हो जाएगा, और पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, वेरी गुड। और जो आपका क्वाली है वो स्ट्रक्चर सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव हो जाएगा क्वाली, और आपका क्वांटी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं, देखो जो मोहम्मद जी आपने लिखा है इसको बोलते हैं कंसेप्ट क्लियरिटी, क्लियर है। उसके बाद आपको कीवर्ड पता होने चाहिए, फिर आपके जो क्वेश्चन के आंसर है वो इजीली आप चूज कर पाओगे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, आफ्टर दैट आपके कीवर्ड यूज होते हैं। क्वांटिटेटिव और क्या लिखा है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में कंफ्यूजन होता है। उसी के लिए तो मैं बोल रही हूँ कि नोट्स बनाओ। मुझे भी कंफ्यूजन होता था जब मैंने पढ़ा है। मैं बोल रही हूँ कि मैंने कम से कम 3-4 बार तो रिवीजन की होगी क्वाली और क्वांटी में। और विद ये ऐसा टॉपिक था जिसको मैंने लिख लिख के याद किया था, क्योंकि हमारे टाइम में तो ये एनटीए वालों का फेवरेट था। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते थे डेफिनेटली। पेपर 1 की बुक कौन सी? ठीक है मैम, KVS मदान सही है। और वैसे जो मेरा कंटेंट है, मैं KVS मदान की बुक से ज्यादा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। KVS मदान ठीक है, अरिहंत की आपके पास वो भी सही है। ओके। अब देखो, नंबर्स मेजरेबल फॉर्म, और जो आपका क्वाली है वो नॉन मेजरेबल है, मीन्स उसको मेजर नहीं किया जा सकता। इट यूज ऑफ सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक होगा तो ऑब्वियसली साइंटिफिक भी होगा, साइंटिफिक होगा तो ऑब्वियसली आपका डिडक्टिव आ जाएगा, डिडक्टिव आ जाएगा ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्लियर। वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इवेंट्स और डाटा, इट आंसर्स क्वेश्चंस टू जस्टिफाई रिलेशनशिप, जस्टिफाई करना तो भी ये आ जाएगा। जस्टिफाई मीन्स टेस्ट करना पूरी तरह से, इवेलुएट करना पूरी तरह से कि हाँ जो आपने रिसर्च करी है वो सही है कि गलत है, जो आपने ऑब्जर्वेशन करी है उसको चेक करना, उसको टेस्ट करना कि वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो सही है कि गलत है, कहीं ऐसी तो नहीं अपने आप से तुक्के लगाए जा रहे हो, क्लियर है। जस्टिफाई करना पूरी तरह से, जस्टिफाई आपको पता है इवेल्युएशन में होता है। तो जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप इवेल्युएट नहीं करोगे, तब तक आपको अपनी कमियों का पता नहीं लगेगा। जस्टिफाई कैसे करोगे आप? अगर रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे इवेल्युएशन तो नहीं करोगे, तो फिर कौन सी टर्म यूज होगी? कौन सी टर्म यूज होगी जस्टिफाई करने के लिए? हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज होगा यहाँ पे,
with measurable variables to either explain, predict or control a phenomena. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन। मात्रात्मक विधियां संख्याओं और मापने योग्य रूपों से संबंधित है। मापना मतलब टेबल, ग्राफ। यह घटनाओं या डेटा की जांच के व्यवस्थित, इंपॉर्टेंट, तरीके का उपयोग करता है। यह किसी घटना की व्याख्या करने, भविष्यवाणी करने या नियंत्रित, कंट्रोल भी इसमें होता है। क्लियर है? नियंत्रित मीन्स कंट्रोल भी करना। जैसे आपका चलता है ना, प्लानिंग के साथ कंट्रोल होना जरूरी है। प्लानिंग करते जा रहे हो और कंट्रोल हो नहीं रहा है तो फिर वो बेटर नहीं माना जाता। नियंत्रित करने के लिए मापने योग्य चर के साथ संबंधों को सही ठहराने के लिए प्रश्नों का उत्तर देता है। स्टार, और ये भी स्टार। अब आपको पता है जिस टॉपिक पे मैंने स्टार लगा दिया, इट मीन्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। हाँ जी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। वीडियो ऑफ कर लूं थोड़ा सा देर। अब देखिए टाइप्स, क्वांटिटेटिव, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, कंट्रोल, फिनोमेना। हाँ जी, और जस्टिफाई भी करना है यहाँ पर। ठीक है, जस्टिफाई भी करना है। एक्सप्लेन तो आप क्वाली में भी करोगे, बट यहाँ पे जस्टिफाई करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुई है जस्टिफाई। अब देखिए जो टाइप्स की बात आ जाएगी, इसके टाइप बड़े कम है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर है। अगर आपने क्वालिटेटिव के टाइप भी अच्छे से याद कर लिए तो अगर कंफ्यूजन भी हो जाता है आपको ना, तो आप क्वांटी को साइड में निकाल दो, क्वाली को रख लो। क्लियर है? इसके टाइप बहुत कम है और क्वालिटेटिव के टाइप थोड़े से ज्यादा है। क्वांटिटेटिव के टाइप्स, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। और सम टाइम आपसे ये भी पूछा जाता है, रिसर्च डिजाइन क्वेश्चन बनता है ना, क्वाली पूछेंगे ना क्वांटी पूछेंगे, ये पूछेंगे कि रिसर्च डिजाइन में क्या क्या चीजें आने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को? ना क्वाली पूछेंगे ना क्वांटी पूछेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जाएगा रिसर्च डिजाइन बताओ, और वहां पे क्या डाल देंगे वो, वही एंथनोग्राफी, वही केस स्टडी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका हिस्ट्री, और क्या था हमारा फिनोमेनोलॉजिकल। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी। डी, ई में डाल देंगे डिस्क्रिप्टिव, एफ में डाल देंगे आपका सर्वे, और जी में डाल देंगे आपका एक्सपेरिमेंटल। और बोला जाएगा रिसर्च डिजाइन बताओ। तो रिसर्च डिजाइन क्वालिटेटिव में तो नहीं आने वाले, रिसर्च डिजाइन आएंगे आपके क्वांटिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव का डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा आपका ई एफ जी वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई एफ जी वाला राइट आंसर। क्लियर है? समझ रहे हो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं? ओके, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, सर्वे रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इंपॉर्टेंट, स्टार। ठीक है, चले नेक्स्ट। क्लियर है? यस या नो? करें अब डिटेल में इनको? ओवरलोड तो नहीं हो गया माइंड पे? अभी होना तो नहीं चाहिए क्योंकि काफी चीजें पढ़नी है। ओके हाँ, थोड़ा सा देखो, जब तक एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, जब तक हमें कुछ नहीं आता ना तब तक चीजें टफ लगती है, और जब आ जाता है फिर चीजें इजी लगती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके लिए करनी पड़ती है प्रैक्टिस, रिवीजन करनी पड़ेगी 1-2 बार में, और लिखना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। फिर आपको यही टॉपिक सबसे ज्यादा इजी लगने वाला है रिसर्च में, आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएंगे वो फिर। ठीक है मैम, definitely you will be shine like a star one day because your efforts for guide your student is so outstanding. You cross out all the barriers like your health from the always. I will pray for you. Oh, thank you अभिज्ञान मिश्रा जी। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, क्योंकि ये होता है समटाइम की मेडिसिन भी असर नहीं करती, बट जो दुआएं हैं वो बहुत ज्यादा असर करती है। अब देखो Descriptive research is used to understand a phenomena, a situation or a population. सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, डिस्क्रिप्टिव से क्या याद रखोगे आप?
डिस्क्राइब करना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, ऑलरेडी जो रिसर्च हुई हुई है उनको डिस्क्राइब करना। अब कहीं ना कहीं ये डिडक्टिव नेचर तो हो जाएगा, ऑलरेडी जो फॉर्मूला बना है मैथ का, ठीक है, फॉर्मूला बना है, सपोज आपका 2+AB, ऐसे ऐसे फॉर्मूले होते थे ना, वो AC ऐसे ऐसे तो उसको अप्लाई करना सीखना, ऑलरेडी जो चीजें हैं उनको डिस्क्राइब करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उस सिचुएशन को, उस फिनोनेमा को, उस पॉपुलेशन को, ऑलरेडी पॉपुलेशन है उसको डिस्क्राइब करना, उसको अंडरस्टैंड, उसको मीन से। अगर यहाँ पे एक और एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज एंड व्हाट वाज, ये भी यूज होता है कि ये क्या है या ये क्या था, व्हाट इज एंड व्हाट वाज। क्लियर है? अभी जो मेरे पास इसका नोट्स होंगे बने हुए, रिसर्च एप्टीट्यूड 51 वेट करना थोड़ा सा। हाँ, व्हाट इज व्हाट वाज आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो वेरिएबल्स रहने वाले हैं ना हमारे पास, उनको मैनिपुलेट नहीं किया जाता है यहाँ पर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैनिपुलेशन नहीं होगी, जो वेरिएबल है उसको आप एज इट इज डिस्क्राइब करोगे, उसको आप एज इट इज अंडरस्टैंड करोगे, उसको आप एज इट इज समझोगे। क्लियर है सभी को? डिस्क्राइब करना, क्वांटिटेटिव 5 स्टेप, डिस्क्रिप्टिव सर्वे, कोरिलेशन, क्वाजी एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है उसको आप क्या करोगे, मैनिपुलेशन नहीं करोगे, जो वेरिएबल आपके पास है उसी को आप एज इट इज डिस्क्राइब करोगे। अब देखिए नेक्स्ट, unlike experimental research, descriptive research does not involve the manipulation, very 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 important, does not involve the manipulation of certain variables, rather it seeks only to observe and measure the variable to investigate them. Among the types of quantitative research, quantitative है ये, this design is used when trying to identify characteristic, देखो मैंने बोला था identify करोगे आप, मीन्स describe करोगे, categories and trends. The most common method of collecting descriptive research are case studies, observation and surveys. अब देखो ये जो केस स्टडी है, बोलोगे मैम केस स्टडी तो हमने क्वालिटेटिव में भी पढ़ा था और अब ऑब्जर्वेशन हमने क्वालिटेटिव में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी ये बात कर रहा है, और सर्वे तो चलो हमने क्वालिटेटिव में नहीं पढ़ा था। अब ये क्या, इसके तो दो पहलू आ गए। केस स्टडी अब हम क्वांटी में करें कि क्वाली में करें, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। अगर एज इट इज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज को, उसके करेक्टरिस्टिक्स को, उसकी कैटेगरी को, तो हो जाएगा वो, ठीक है। एज इट इज जो ऑलरेडी है उस पर आप केस स्टडी कर रहे हो, पर जहां पर आपकी खुद के ओपिनियन, खुद के ऑब्जर्वेशन चल रहा है और आप 100% मतलब ट्रू नहीं है कि हाँ जो आपने फैक्ट लेकर आया है वो सही या गलत भी हो सकते हैं, यहाँ पे 100% आपके फैक्ट होने चाहिए ट्रू, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला बना है मैथ का, आपने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन करना है, मींस एज इट इज इसको एक्सप्लेन करना है, एज इट इज इसको समझाना है और एज इट इज इसको अप्लाई करना सिखाना है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। ओके, अब देखो हिंदी में वर्णनात्मक शोध कौन सा हो जाएगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर कि कुछ चरों का हेरफेर शामिल नहीं होगा, वेरिएबल्स का कोई भी हेरफेर शामिल नहीं होगा, जो भी सिचुएशन है, जो भी फिनोनेमा है, जो भी आपके पास पॉपुलेशन है, उसको एज इट इज डिस्क्राइब करना होगा। और बेस्ट एग्जांपल दिया, मैथ का फॉर्मूला है, उसको एज इट इज स्टूडेंट को बताना होगा, एज इट इज उसको अप्लाई करना होगा और उनको अप्लाई करना सिखाना होगा। हाँ जी, what is non manipulation of variable method, case study, observation, survey used to identify characteristic, category and trend। हाँ, इतना भी अपने नोट्स बना लिए, इनफ है। प्रायोगिक अनुसंधान के विपरीत वर्णनात्मक शोध में कुछ चरों का हेरफेर शामिल नहीं होता है, बल्कि यह केवल उनकी जांच करने के लिए चरों का निरीक्षण माप करना चाहता है। मात्रात्मक अनुसंधान के प्रकारों में इस डिजाइन को उपयोग, विशेषताओं, श्रेणियों, ये पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये कुछ चरों में हेर फेर। और यहाँ पे क्या बोला जाता है एग्जाम में, इतना कंफ्यूजन होती है ना, ये मैनुपुलेशन, नॉन मैनुपुलेशन, कंट्रोल, नॉन कंट्रोल, रैंडम, नॉन रैंडम, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। क्योंकि जब मैं खुद तैयारी कर रही थी तो मेरा ये कंफ्यूजन रहता था यार, मैनुपुलेशन, नॉन रैंडम, रैंडम, और ये क्या चीजें है ये। क्लियर है? तो एग्जाम में मैनुपुलेशन की अगर बात आएगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हमेशा मैनुपुलेशन करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कभी मैनुपुलेशन नहीं करते। क्योंकि इसको आप इस तरह से ही बस इसका निमोनिक बनाना कि जो भी आपके पास सिचुएशन है, फिनोमेना है, पॉपुलेशन है, उसको एज इट इज डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव से बन जाएगा डिस्क्राइब। क्लियर है? मैनुपुलेट नहीं करनी है, जो भी आपके पास सिचुएशन है, कंडीशन है, जो भी आपके पास टॉपिक है, उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर दो। और फॉर्मूला मैथ का बस ये कर लेना, 2+AB और C जो भी फॉर्मूले होते थे मैथ के, वो एज इट इज लगाने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है और फिर उनको यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। सबको क्लियर है डिस्क्रिप्टिव? यस या नो? मैम बुक दोनों लैंग्वेज में है केवीएस मैदान की। दोनों लैंग्वेज में, हाँ हिंदी और इंग्लिश में है, बट अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी। मीन्स अगर हिंदी की लेनी तो हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश की लेनी तो इंग्लिश की मिल जाएगी। गुड। अब और ये ना, ये टॉपिक ऐसे है ना आपके, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, जब तो पढ़ते हैं तब तो समझ आते हैं, बट एग्जाम के टाइम बहुत कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि कम से कम 20 टाइप्स तो है ये रिसर्च के, क्वाली क्वांटी को मिला के, और इसके जो इसके अंडर जो टाइप्स आते हैं 20 टाइप्स तो है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन होती है। इसलिए इसमें रिवीजन कर लेना एक बार अच्छे से, और नोट्स बना लेना, इसके नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपका सर्वे रिसर्च। सर्वे आर द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन मेथड टू गैदर डाटा। आपको पता ही है सर्वे होता है, इंडिया का भी होता है सर्वे, जब पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं। ठीक है, यू कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चन टू अ वाइड पॉपुलेशन। बस इतना ही है। सर्वे तो पता ही है आप लोगों को, डाटा एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण सबसे लोकप्रिय और सामान्य तरीका है। आप बड़ी आबादी से कई प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो इजी है। और सर्वे आपको पता ही है कि सर्वे क्या होता है, इंडिया का भी होता है सर्वे, पॉपुलेशन का भी होता है सर्वे, कि हाँ कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, बर्थ रेट और वो सारी चीजें हैं। तो वो कैसे पता लगता है, वो सर्वे से ही पता लगता है। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल सर्वे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल से क्या बनाओगे आप? लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक चलते रहने वाला, और एक ही टॉपिक पे रिसर्च करे जा रहे हो लंबे समय तक, एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो लंबे समय तक। ऑन द अदर हैंड आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू रन सर्वे एट अ वेरियस ड्यूरेशन। ठीक है, अनुदैर्ध्य और सर्वेक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब आप विभिन्न अवधियों में सर्वेक्षण चलाना चाहते हो, लंबे समय तक करते जा रहे हो आप। मीन्स एक ड्यूरेशन बीत गई, दूसरी बीत गई, तीसरी बीत गई, एक पीरियड चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, लंबे समय तक। बट हमारा जो रिसर्च है वो क्या बोलता है कि आपकी रिसर्च इतनी भी लॉन्ग टाइम तक ना चले कि मीन्स की स्किप ही करना पड़े। ऐसा नहीं हो कि 5-5 10-10 साल लगा दिए एक ही रिसर्च को करते करते। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा लंबा चलेगा, ज्यादा 1 या 2 साल चलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिसर्च। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल से निमोनिक बना लो लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म बना लो, लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म रिसर्च। ये तो नेम से ही क्लियर हो जाएगा आपका। क्रॉस सेक्शनल क्या होगा, ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉस। और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होंगे जो कि शॉर्ट टाइम के लिए सर्च किया जाएगा, जिसपे रिसर्च किया जाएगा। सर्वे आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू कंडक्ट रिसर्च एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, कि मतलब जो टाइम दिया गया है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब हो गया, शॉर्ट टाइम, कि जितना टाइम है मतलब एक निश्चित समय पर। फॉर एग्जाम्पल आपका 6 मंथ हो गया या फिर 1 ईयर हो गया। ठीक है, पर ये तो मैं अपनी तरफ से निमोनिक बता रही हूँ, ईयर नहीं पूछा जाता वैसे, यहाँ पे यही पूछा जाता है कि हाँ। और अगर क्वेश्चन बनेगा तो लॉन्गिट्यूडनल का इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि 5 साल 10 साल हो गए एक ही टॉपिक पे रिसर्च करते करते, तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ओके जी, क्रॉस सेक्शनल लॉन्ग टर्म नहीं होगा, क्रॉस सेक्शनल शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग टर्म होगा। उल्टा लिख दिया नेहा जी आपने।
सेंसस सर्वे, हाँ कीवर्ड, ठीक है। नेहा जी आपने उल्टा लिखा है। क्रॉस सेक्शनल आपका शॉर्ट। अब देखो यहाँ पे ना ये वाला भी है ये देखो सेक्शनल, ठीक है, सेक्शनल यहाँ से आपका क्या बना दोगे, निमोनिक शॉर्ट, क्लियर है। और लॉन्ग यहाँ से बना दोगे लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म के लिए रिसर्च होगी, और शॉर्ट टर्म हो जाएगा आपका एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। और यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक भी रहते हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब एक एक टॉपिक से हम दूसरे टॉपिक पे स्विच भी करते हैं, ठीक है। बट लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब होता है कि एक ही टॉपिक पे लगे रहते हैं यहाँ पे रिसर्च करने, ठीक है। कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसको रिपीट करें सृष्टि जी। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म के लिए, किसी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, निमोनिक यहां से बन जाएगा शॉर्ट, एज फॉर सेक्शनल एज फॉर शॉर्ट टर्म। और यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट टॉपिक रहते हैं। मीन्स क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब हम, ये होता है ना क्रॉस, कि एक टॉपिक से हम दूसरे टॉपिक पे स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक पे मान लो आपने एट अ गिवन टाइम पे रिसर्च कर ली। और लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब होता है, लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ से क्या बना दोगे आप, लॉन्ग टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा क्या है, ये क्वांटिटेटिव है। और लॉन्गिट्यूडनल में आपका क्या रहने वाला है कि कहीं ना कहीं आपका एक ही टॉपिक होता है जिसपे आप रिसर्च करते जा रहे हो। इसके पहले मतलब, इसके पहले वाला कौन सा टॉपिक था आपका। अच्छा सर्वे वाला, सर्वे तो क्लियर है। सर्वे आर द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन मेथड टू गैदर डाटा, यू कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चन टू अ वाइड पॉपुलेशन। सर्वे होता है जी आपका जब बहुत वाइड रेंज में पॉपुलेशन होती है। मीन्स सर्वे होता ही तब है जब आपके पास बहुत ज्यादा, मीन्स लार्ज पॉपुलेशन होगी, वाइड रेंज में पॉपुलेशन होगी, तभी सर्वे किया जाता है। छोटी मोटी चीजों के लिए तो सैंपल होता है, छोटी मोटी चीजों के लिए सैंपल होता है, सर्वे होता है बड़ी बड़ी चीजों के लिए, वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपने छोटा कुछ करना है तो सैंपल लोगे, और अगर वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन पे करना है तो सर्वे होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। कोरिलेशन, कोरिलेशन इज एन नॉन एक्सपेरिमेंटल, ये भी पूछा गया बहुत बार, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, और अभी हम एक्सपेरिमेंटल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बोला जाएगा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड यूज टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप को बताता है ये। मीन्स कि यहाँ पर भी अगर हम सिंपल बोले तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल्स है ना उनको मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा, बट उनके बीच ये संबंध को बताएगा। और जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वो संबंध को नहीं बताता, वो बताता है डिफरेंस को। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताता है कॉज एंड इफेक्ट को, कि किसका क्या कॉज है किसका क्या इफेक्ट है। और ये बताता है दोनों वेरिएबल्स के बीच की उनका रिलेशनशिप क्या है। मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों का, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या फिर नो रिलेशनशिप है। ये भी याद रखोगे, पूछा जाता है एग्जाम में, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को बताएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट को रिलेशन, को से और रिलेशन, ठीक है। मीन्स को का मतलब हमेशा आपका कहीं ना कहीं दो हो जाता है ना, को का मतलब टू हो जाएगा। तो टू वेरिएबल्स के बीच बीच का रिलेशन बताएगा आपका ये निमोनिक, ये बना लेना। को का मतलब क्या हो जाता है, दो हो जाता है सह संबंध। नाम से हिंदी वालों को तो वैसे ही क्लियर हो रहा है, सह संबंध मीन्स कि दो वेरिएबल्स के बीच ये रिलेशनशिप को बताता है आपका कोरिलेशन रिसर्च, विद नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नस वेरिएबल। अब ये भी पढ़ेंगे हम जब हम मेथड ऑफ रिसर्च में पढ़े, क्या आपका एक्सट्रोनस वेरिएबल क्या होता है। एक्सट्रोनस वेरिएबल होता है फॉर एग्जांपल मैं हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आप हो डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्सट्रोनस हो जाएगा नॉइस, एक्स्ट्रा वेरिएबल। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, और अगर हमारे बीच में नॉइस आ जाती है तो उसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल, अगर उस नॉइस का इफेक्ट पड़ता है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। कि फॉर एग्जाम्पल आप नॉइस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो और आप मुझ पे, मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इट मीन्स कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका फर्क पड़ गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर उसका असर हो गया तो वो एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल हो जाएगा। और अगर उसका असर नहीं हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो उसको बोला जाता है, एक टर्म है कंफाउंडिंग, तो उसको बोला जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। दोनों में अंतर नहीं, दोनों में रिलेशन। सृष्टि जी दोनों में
सिद्धांत जो बताएगा वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताएगा, और दोनों के बीच जो संबंध बताएगा वो कोरिलेशन बताएगा, इसलिए इसको नॉन एक्सपेरिमेंटल बोला जाता है। एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल, अच्छा मैं समझा ही देती हूँ आपको टर्म। जो आपकी एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल है ना, एक्स्ट्रा से याद रखना, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों है जी रिलेशनशिप में। क्लियर है? क्या रिलेशनशिप है? टीचर प्लस स्टूडेंट। क्लियर है? अब ये दोनों रिलेशनशिप में है, इसमें कोरिलेशन में। क्लियर है? अब यहां पर क्या हुआ? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या हुआ यहाँ पे आगे जी? नॉइस। अगर नॉइस का इफेक्ट पड़ गया स्टूडेंट पे, कि स्टूडेंट मेरी बात को ना सुनकर नॉइस पे ध्यान दे रहे, फॉर एग्जांपल आपके सामने लगे हैं सॉन्ग्स, डीजे लगा है, आपने क्या बोला? यार इतने अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं, मैम का लेक्चर रहने देते हैं, मैम को बोलने देते हैं, मैम को लगेगा हम क्लास में ही है, पर जो ध्यान है ना आपका वो सारा आपका जा रहा है उन गानों पर, मीन्स उस नॉइस पे जा रहा है, ठीक है, गानों पे जा रहा है। वो चाहे आपका इंजॉयमेंट हो गया एक्स्ट्रा नॉइस, वो चाहे फोन हो गया, वो कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा वेरिएबल जब आ गया, अगर उसका इफेक्ट पड़ गया डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो बोला जाएगा एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल। बट अगर आपने क्या किया, आपने बोला कि नॉइस गाने तो चलने दो यार, इधर लाइफ की बात हो रही है, इतना मस्त टॉपिक चल रहा है, एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में तो गाने थोड़ी लिखेंगे, एग्जाम में तो हमें हमसे टॉपिक पूछा जाएगा, अगर हमें नहीं समझ आया वहां पे तो हम क्या करेंगे? हम आंसर नहीं दे पाए। आपने क्या सोचा कि नहीं भाई नॉइस को रहने दो, मुझे तो मैम का लेक्चर ही सुनना है, मुझे तो मैम का लेक्चर ही सुनना है, तो उसको बोला जाएगा कन्फाउंडिंग, कन्फाउंडिंग वेरिएबल। बाकी जब हम डिटेल में करेंगे तो और ज्यादा बताऊंगी। हिंदी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है एक्स्ट्रा नॉस और कन्फाउंडिंग, क्योंकि मुझे भी इसकी हिंदी नहीं पता अभी कि क्या हिंदी है इसकी। क्लियर है सभी को? यस या नो? थोड़ा सा क्लियर हुआ? ओवरव्यू से समझाया मैंने। हाँ जी, कन्फाउंडिंग मीन्स कि आप पे एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल का असर नहीं हुआ, आप पे जो गाने बज रहे थे वो असर नहीं हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल पर। डिपेंडेंट वेरिएबल ने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी है और मैं मुझे जब एग्जाम होगा तो मैं वहां पे गाने थोड़ी लिखूंगा। मास्टर्स में तो चल पड़ता था, लिख भी लेते थे मैम, चल पड़ता था गाने, बट ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ तो पता लग जाएगा, यहाँ तो क्वेश्चन भी हमारे सामने, आंसर भी हमारे सामने है, बस हमने तो राइट या रॉन्ग क्लिक करना है, ए बी या वो क्लिक करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ तो कुछ नहीं चलेगा हमारा, गाने भी नहीं सुन सकते। मास्टर्स में तो हम फिर भी सुन लेते थे गाने, आगे टीचर पढ़ा रहा होता था हम गाने सुन लेते थे, बट अभी तो करियर का सवाल है, वहां तो पास भी कर देते थे, यहाँ तो एंटी वाले पास भी नहीं करेंगे, ना हम इन्हें जानते ना ये हमें जानते। ठीक है, तो बना लो निमोनिक। एक्सट्रानॉस वेरिएबल इफेक्ट करे तो क्या कहा जाता है? एक्सट्रानॉस वेरिएबल कहा जाता है अगर थर्ड वेरिएबल का, मीन्स जो आपका ये ना नॉइस जो है ये थर्ड वेरिएबल है, अगर थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, एक्सट्रानॉस वेरिएबल कहा जाता है। बट अगर थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट नहीं हो रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो कंफाउंडिंग कहा जाता है। तो जो आपका गुमराह तर्क और जो आपका ये वाला बोला है ना इन्होंने कि नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल वेरिएबल, मीन्स कि इन्होंने कहा कि जो थर्ड वेरिएबल था ना आपका, मीन्स कि मान लो एक था इंडिपेंडेंट एक था डिपेंडेंट, और जो थर्ड वेरिएबल था आपका जो दो लोगों के बीच जब रिलेशनशिप है, तीसरा बंदा आया, ठीक है, मान लो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनके बीच अच्छा रिलेशनशिप है, तीसरा आया, कोई भी आया तीसरा, ABCD, सास आई और ननद आई या जो भी आया, अपना निमोनिक बना लो, उसका इफेक्ट नहीं पड़ा जी, ठीक है, तो एक्सटर्नल वेरिएबल हो जाएगा। दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप था, बड़ा अच्छा रहा, तीसरा बंदा आया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ठीक है, नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल वेरिएबल। स्टूडेंट टीचर एंड अनदर, हाँ जी, हाँ अनदर में आप कुछ भी कर लो। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट, सहसंबंध अनुसंधान एक गैर, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज याद रखना। एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल में तो हम कॉज एंड इफेक्ट चेक करते हैं, क्लियर है, बट यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट चेक नहीं करते, यहाँ सीधा रिलेशनशिप चेक करते हैं दोनों के बीच। शोध पद्धति है जिसका उपयोग दो चर के बीच संबंध की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिसमें किसी बाहरी चर का कोई प्रभाव नहीं होता है। दो लोगों के बीच, दो वेरिएबल के बीच अच्छा रिलेशनशिप है, बाहर से कोई भी आया उसको कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसे कि इन्होंने लिखा है बड़ा प्यारा अनदर, चंपा ने, ठीक है, कोई भी आ गया बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। गुड मैम, 1 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। ओ सच, कोरिलेशन को तो पूरा करके जाएंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, बोथ वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन। अब कैसे? फॉर एग्जांपल जो आपकी आइसक्रीम है ना,
आइसक्रीम जैसे जैसे जो समर है, जैसे जैसे आपका वेदर इंक्रीज होता है ना, हाँ इंक्रीज होता है गर्मियों में, जैसे जैसे वेदर इंक्रीज होगा आइसक्रीम की डिमांड भी इंक्रीज होगी। मीन्स कि बोथ आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है? और अगर हम और वैसे ही जैसे जैसे आपका वेदर डिक्रीज होगा आइसक्रीम की भी आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। क्लियर है? और ऑपोजिट या फिर नेगेटिव, ऑपोजिट भी इसको बोला जा सकता है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए नेगेटिव नहीं बोलेगा, बोलेगा ऑपोजिट। मींस कि अगर एक की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो रही है, अगर दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो पहले की डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? ये लगाओगे आप। इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा इसके लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में? हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेट है, ठीक है, नेट है, हार्ड वर्किंग डिक्रीज और फेलियर के चांसेस इंक्रीज। ठीक है? नेट में हार्ड वर्किंग जैसे आपकी डिक्रीज होगी और आपके फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मींस फेलियर और हार्ड वर्किंग के बीच रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा। ओके, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, हाँ ये भी बना लो। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन जाएगी। इकोनॉमिक्स के बच्चे तो बना लेंगे, कुछ भी इन्फ्लेशन का बना लो, फिर चाहे आप डिफ्लेशन का बना लो। क्लियर है? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर एक वेरिएबल आपका, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर आपका एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, ये है आपका वन वेरिएबल, ये क्या हो गया, ये है आपका वन वेरिएबल और ये आपका सेकेंड वेरिएबल। अगर आपका वन वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड वेरिएबल आपका डिक्रीज हो जाएगा। ऑपोजिट या फिर नेगेटिव इसको बोल सकते हैं आप, नेगेटिव या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। और पॉजिटिव में दोनों सेम, अगर दोनों डिक्रीज हो रहे मीन सेम डायरेक्शन में, या दोनों इंक्रीज होंगे सेम डायरेक्शन में। जीरो कोरिलेशन की बात करें तो नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स बीइंग स्टडी। अब नेट के साथ आप कर लो क्लोथ, कपड़े, तो नेट के साथ कपड़ों का कोई कोरिलेशन नहीं है। मीन्स कि दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, दोनों वेरिएबल के बीच कोई भी संबंध नहीं है। एक वेरिएबल है नेट, एक वेरिएबल है कपड़े, तो कोई संबंध नहीं है। ओके, पॉजिटिव पैचअप, नेगेटिव ब्रेकअप, जीरो जस्ट स्टडी, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, ये भी बना लो बाकी जैसा भी। वेरिएबल आपके ना, वेरिएबल होते हैं आपके जो वेरी करते हैं किसी चीज को, किसी वैल्यू को जो वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर भी है, उसको भी वेरिएबल कंसीडर करा जाएगा आपका रिसर्च में, जो वेरी करेगा। वेरिएबल्स उनको बोला जाता है रिसर्च की टर्म में। चर, चर हिंदी में चर हो जाएंगे। एक सकारात्मक सहसंबंध दर्शाता है, दोनों चर एक ही दिशा में है। अगर पॉजिटिव, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों इंक्रीज होंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हैं दोनों डिक्रीज होंगे। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन और कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे। ऑपोजिट या नकारात्मक संबंध चर विपरीत दिशा में चले जाएंगे, एक वेरिएबल इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज और पहला डिक्रीज। ठीक है, और एक शून्य संबंध वो संबंध, और ये तीन ही है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। इसके अलावा कुछ भी संबंध डाल देंगे तो भाई कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यही बताता है बस आपका कोरिलेशन। इसके अलावा अगर उन्होंने कुछ और डाल दिया ना उटूपटांग सा, तो बोल देना नहीं नहीं हमने नहीं पढ़ा ये, हमें तो तीन ही रिलेशनशिप पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर उन्होंने बोल दिया ना रिलेशनशिप वन भी होता है कुछ, ठीक है, पॉजिटिव बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, जीरो बोल दिया, जीरो के आगे वन भी बोल दिया, टू भी बोल दिया, तो बोलना भाई वन और टू कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमें तो जीरो पता है। जीरो मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं, नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बीइंग स्टडी। ओके, हो गया जी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम फिर। विच चेंज कॉन्टिन्यूसली, हाँ जो वेरी करेगा। जीरो जस्ट स्टडी एंड ही ड्रिंकिंग दारू अभिज्ञान, रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसे वेरिएबल्स को ले लो आप जिनमें कोई रिलेशनशिप नहीं बोल सकते हम। फॉर एग्जाम्पल आपका मेरे पास सामने क्या दिख रहा है अभी, अम्ब्रेला और पर्स, इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर और, अभी देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर है, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट है, और कुछ भी ले लो जिसके बीच कोई संबंध नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके जी, तो कोरिलेशन होता है जी आपका यहाँ पर ही समाप्त। कल पढ़ेंगे हम क्वाजी और एक्सपेरिमेंटल, और इसके साथ साथ हम फिर इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस पढ़ेंगे क्वालियर क्वांटिटेटिव की। ठीक है, और कल की क्लास का बताती हूँ, साथ के साथ मेथड भी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक्शन रिसर्च हो गया, और आपके प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, इनको भी देखेंगे, थोड़ा ओवरव्यू करेंगे।
न्यूट्रल मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस इतना बोल देना, जीरो जीरो में कोई रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है जी, ओके सभी को, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। कल का भी सर से पूछती हूँ, कल क्लास होनी है कि नहीं, अगर क्लास होनी होगी तो अभी शेड्यूल में आप अपलोड कर दूंगी, और पीडीएफ भी सेंड कर देती हूँ अभी। ठीक है जी, पीडीएफ ही सेंड कर देते हैं आप लोगों को। हाँ, कल संडे को क्लास होगी मैम, पायल जी बताते हैं आपको।